HIC-4 जो हम बात करने जा रहे हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंटेशन की जो हमने बात की थी HIC-3 में, वो थी क्लिनिकल एरियाज़ के लिए, क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के लिए। नाउ HIC-4 इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बात करता है सपोर्ट सर्विसेज के लिए। तो इसमें हम सपोर्ट सर्विसेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सपोर्ट सर्विसेज की अगर बात करूँ तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आ जाती है आपकी इंजीनियरिंग कंट्रोल्स की। आपके हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में आपका बात आ जाती है स्पेसिंग। अब स्पेसिंग में क्या, बेड जो हैं आपके पेशेंट के बेड हैं उसके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये आपका एक प्रोटोकॉल पॉलिसी बनेगी। मैनुअल जो होगा उसमें हर चीज़ डिटेल्ड में लिखी होगी। आप डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को कंसीडर करके, डिफरेंट स्टैंडर्ड को कंसीडर करके अपना एक मैनुअल बनाएंगे। उसमें सारे पैरामीटर्स इन्फेक्शन प्रिवेंशन वालों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनाएंगे। तो बेड के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, रिकमेंडेड है 1 to 2 मीटर, 1 से 2 मीटर का आपका बेड का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रिवेंशन कैसे करेंगे उन सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपका OT जो है मेजर एरिया है इन्फेक्शन को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट ओपन होता है, सर्जरीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, तो एक हाई रिस्क एरिया है, एक सोर्स है इन्फेक्शन का। तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो कोई भी क्रिस क्रॉस ट्रैफिक फ्लो नहीं होना चाहिए OT में। इसके अलावा OT का एयर कंडीशनिंग की गाइडलाइन है, अलग से NABH ने पब्लिश की हुई है, जो आपको गूगल के थ्रू भी या NABH की साइट पे मिल जाएंगी। उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है OT में एयर कंडीशनिंग के लिए। मैं आपको जनरली गाइडलाइंस बता देता हूँ क्या रिक्वायरमेंट होती है। आपके OT में स्प्लिट AC या विंडो AC एक्सेप्टेबल नहीं होते, तो इसलिए आपको AHU एयर हैंडलिंग यूनिट के थ्रू आपको एयर कंडीशनिंग करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको HEPA फिल्टर लगाना होता है। राइट, प्रेशर जो है पहले भी मैंने बात की है, OT का कैसा होगा, पॉजिटिव प्रेशर मेंटेन करना होगा। इन गाइडलाइंस में स्पेसिफिकली आपका जनरल एंड सुपर स्पेशलिटी 2 कैटेगरी में OT को डिवाइड किया गया है। तो आप वो गाइडलाइन पढ़ सकते हैं। मेनली जो रिक्वायरमेंट होती है 20 एयर चेंजेज होने चाहिए, 4 फ्रेश एयर होना चाहिए उसमें से। राइट, देन आपका OT का ह्यूमिडिटी आपको रिकॉर्ड करना है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, तभी आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन कर सकते हैं, पता लगा के कि OT का एप्रोप्रिएट टेम्परेचर है या नहीं है। जनरली जो है वो 18 to 21 ±3, ये आपका OT का टेम्परेचर होना चाहिए। तो वो है कि नहीं। ह्यूमिडिटी जो है वो आपकी 20 to 60 इसके बीच में मेंटेन्ड होना चाहिए, 20 to 60%, RH बोलते हैं जिसको हम, रिलेटेड ह्यूमिडिटी। राइट, तो आपको इन सब प्रोटोकॉल्स में ध्यान में रखते हुए आपको अपना OT का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए।
फर्दर गाइडलाइंस के लिए आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप एयर कंडीशनिंग इन ओटी, ये गाइडलाइंस एनईबीएच ने पब्लिश की हुई है, वो आप पढ़ के अपना ओटी डिजाइन करेंगे। इसके अलावा आपका वाटर का सोर्स क्या है, आपको उसमें ध्यान में रखना है कि आपका पानी कहाँ से आता है। देन उस वाटर की टेस्टिंग, इवन अगर आपका बैकअप वाटर जो है, बैकअप वाटर प्लांट जो है वो आपका कहीं से अवेलेबल होता है, जो भी आपने बैकअप प्लान बना रखा है, उस बैकअप वाटर सोर्स का भी, उस पानी का भी टेस्टिंग होना जरूरी है, राइट। सो वाटर की टेस्टिंग भी इसमें आती है। एयर का तो आता ही आता है, तो एयर क्वालिटी, तो अगेन आपके ऑपरेशन थिएटर का एयर को भी टेस्ट किया जाएगा। तो कल्चर्स तो कराते ही कराते हैं आप, उसके अलावा कंप्रेस्ड एयर क्वालिटी चेक भी करेंगे एट टर्मिनल आउटलेट, राइट। तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में बहुत सारे मेजर्स आते हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल में आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल्स का तो ध्यान रखना ही रखना है। इसके अलावा जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कोई रिनोवेशन का काम कर रहे हैं, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम बोलते हैं इकरा। इसका फुल फॉर्म होता है इन्फेक्शन कंट्रोल रिस्क असेसमेंट। तो एक वैलिडेटेड टूल है, आप इस टूल को यूज करेंगे तो आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन अच्छे से कर सकते हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं, राइट। ये टूल बहुत अच्छी टूल बनाई गई है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। तो इस टूल में कैटेगराइज किया गया है आपके एरियाज को, कि जो एरिया है वो हाईली इन्फेक्टेड एरिया है या सेमी इन्फेक्टेड एरिया है, किस टाइप का, हाई रिस्क एरिया है या सेमी हाई रिस्क एरिया है या लो हाई रिस्क एरिया है। नॉट ओनली एरिया, जो आपका कंस्ट्रक्शन का टाइप है या आपका रिनोवेशन का टाइप है, उसको भी कैटेगराइज किया गया है कि मेजर कंस्ट्रक्शन या मेजर रिनोवेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट, बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ होने वाली है, या थोड़ा कम है, या केवल स्मॉल आपको कुछ पेस्टिंग करनी है, एक छोटा सा होल करना है, या टाइल्स आपको लगानी है जिसमें बहुत कम डस्ट निकलने वाला है। उस टाइप से टाइप में डिवाइड किया गया है। जब आपका एरिया आपको पता लग जाएगा कि इन्फेक्टेड एरिया, हाईली इन्फेक्टेड एरिया है या हाई रिस्क एरिया है, आपका इन कंस्ट्रक्शन में या रिनोवेशन में कितना डस्ट निकलने वाला है, जब आपको ये पता लग जाएगा तो उसके हिसाब से आप मेजर्स ले सकते हैं प्रिवेंट करने के इन्फेक्शन को। जैसे आप क्या करेंगे, ट्रैफिक का जो फ्लो है, सो ट्रैफिक का फ्लो आप उस एरिया में जहां पर मेजर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस एरिया से डाइवर्ट करेंगे। जहां से मेजर डस्ट निकलने वाला है उस एरिया को आप कवर करेंगे। आपने देखा होगा इवन बिल्डिंग्स जो हमारे नॉर्मली हम देखते हैं, कहीं पर भी कोई बिल्डिंग बन रही हो तो उसको कवर किया जाता है प्रॉपर तरीके से, ग्रीन उस पर एक कपड़ा टाइप का लगाया जाता है जिससे कि डस्ट बाहर ना ज़्यादा स्प्रेड हो। इवन आजकल तो पूरा अच्छे से उसको टीन शेड करके पूरा प्रॉपर पैक करके फिर
अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है। उसका रीजन क्या होता है कि डस्ट दूसरे एरिया में स्प्रेड ना हो। तो जब नॉर्मल, ये तो हम तो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर लाइन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर इन्फेक्शन के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बाहर भी ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, तो हॉस्पिटल में तो करना ही करना है। तो अगर कोई इन्फेक्टेड या आपका हाई रिस्क एरियाज है, तो ये टूल आपको ये भी गाइड करती है कि आपके उस एरिया में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन चल रहा है, उससे एडजेसेंट में क्या एरिया है, कहीं वो तो हाई रिस्क एरिया नहीं है। अगर उसके पास में कोई ऐसा एरिया है तो उस एरिया में पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स को कैसे कवर किया जाएगा, उस एरिया को खाली कराया जाए या फिर उस एरिया में इन्फेक्शन ना पहुंचे, उसके लिए क्या मेजर्स आपको लेने पड़ेंगे, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आपका जो इकरा फॉर्म है, इसको कौन फिल करके देता है? आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर, मेंटेनेंस हेड, जिसको पता है कि कौन से टाइप का काम होने वाला है और उस काम को करने में कितना टाइम लगने वाला है, क्या एस्टिमेट ड्यूरेशन है उस काम को करने की। जब उन्होंने ये बता दिया कि 15 दिन इस काम को करने में लगेगा, तो 15 दिन के हिसाब से वो प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। फिर इसको आपके जो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर है, वो उसमें ये देख के कि क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं उस कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन में, जिस एरिया में हो रहा है वहाँ पर क्या रिस्क इन्वॉल्व है, उसके हिसाब से गाइड करेंगे कि क्या क्या मेजर्स आपके मेंटेनेंस टीम या प्रोजेक्ट हेड को लेना है, जिससे कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो। राइट। सो ये बहुत अच्छी टूल है। आप इकरा आप समझ गए होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो इतना अच्छा गाइड करती है आपको इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन। सो एक आपका कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन का एस्पेक्ट हो गया, इंजीनियरिंग कंट्रोल का एस्पेक्ट हो गया। इसके अलावा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है इसमें सपोर्ट सर्विसेज में, वो है हाउसकीपिंग। इस डिपार्टमेंट का बड़ा रोल है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में, चाहे वो टॉयलेट की क्लीनिंग की बात करूं मैं, चाहे फर्नीचर की, फिक्सचर्स की, इक्विपमेंट की, फ्लोर की, वॉल, विंडो, टेबल, व्हाटएवर, कुछ भी क्लीनिंग करना है तो आपका इसका डिटेल्ड पॉलिसी होना चाहिए हाउसकीपिंग का। अब उस पॉलिसी में आप क्या क्या चीज़ें कंसीडर करेंगे वो समझिए। क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि आपने जो एरिया डिवाइड किए हुए हैं ना, जहाँ पर इन्फेक्शन के सोर्सेज ज़्यादा हैं, हाई रिस्क एरियाज, सेमी हाई रिस्क एरियाज कह सकते हैं, नॉन हाई रिस्क एरियाज कह सकते हैं, जैसे नॉन क्लिनिकल एरियाज जो हैं आपके। नॉन क्लिनिकल एरियाज का मैं एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे कि आपका एडमिन का ऑफिस हो गया, एमआरडी रूम हो गया, उस एरिया में आपको कितनी बार सफाई करनी है। हाई रिस्क एरिया जो है आपका, जैसे आपका ओटी हो गया, आपका आईसीयू हो गया, लेबोरेटरी हो गया, जहां पर के ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में ज़्यादा आने के चांसेज हैं, तो उस एरिया में आप कौन से केमिकल से क्लीनिंग करेंगे, उस केमिकल का डाइल्यूशन का क्या प्रोटोकॉल है, यानी कि कितने पानी में कितना केमिकल की मात्रा मिलाई जाएगी। हाईली इन्फेक्टेड एरिया में क्या प्रोटोकॉल है, नॉन इन्फेक्टेड एरिया में क्या प्रोटोकॉल है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार क्लीन करना होगा। तो डेफिनेटली जो आपका हाई रिस्क एरिया है वहां पर फ्रीक्वेंसी आपकी क्लीनिंग की ज़्यादा होगी, बेस्ड ऑन द फुटफॉल और एज वेल। आपको फुटफॉल का भी ध्यान रखना है कि कितना फुटफॉल है वहां पर पेशेंट का। अब जैसे आपका ओपीडी एरिया है, ओपीडी एरिया में पेशेंट्स आते जाते रहते हैं, तो फुटफॉल ज़्यादा है तो आपको क्लीनिंग वहाँ पर ज़्यादा करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। सो एरिया वाइज आपको अपना एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी का स्ट्रेटिफिकेशन मैट्रिक्स, कि आपके किस एरिया में कितनी बार आपको क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर।
सो फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान में रखना है, कौन सा केमिकल आप क्लीनिंग के लिए यूज करने वाले हैं उसका ध्यान रखना है, स्टाफ को भी सेव करना है। तो पीपीई वगैरह यानी कि हाउसकीपिंग कौन से ग्लव्स पहनेंगे, जनरली हैवी ड्यूटी ग्लव्स उनको रिकमेंड किए जाते हैं, तो वो ग्लव्स पहन के काम करना है उनको जब भी वो हाई रिस्क एरियाज में काम कर रहे हैं। तो क्लियर है, तो उसका भी ध्यान रखना है हमें। इसके अलावा हाउसकीपिंग जो हैं उन स्टाफ को भी हमें वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत पड़ती है। ये कई बार ये पॉइंट उठता है कि हाउसकीपिंग स्टाफ को वैक्सीनेशन देने की जिम्मेदारी किसकी है, हॉस्पिटल देगा, या अगर हाउसकीपिंग स्टाफ आउटसोर्स्ड है तो आउटसोर्स एजेंसी देगी। तो इस चीज़ को आप कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, तो समझिए, अगर आपकी हाउसकीपिंग इन हाउस है तो डेफिनेटली आपको वैक्सीनेशन कराना है, जो भी वैक्सीनेशन का खर्चा है आपको देना है। अगर किसी स्टाफ को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, मान लीजिए उनको कोई नीडल चुभ गई काम करते हुए, तो उसके जो टेस्ट होने हैं स्टाफ के, वो टेस्ट का खर्चा भी हॉस्पिटल को देना है। बट अगर आउटसोर्स्ड है, हाउसकीपिंग सर्विसेज आपकी, तब आप कहेंगे कि ये हम कराएं या वो कराएं, तो सिंपल सा मैटर है इसका। आपका जो एमओयू है, इसीलिए उसमें मैं बात कर रहा था बार बार पे कि आपके जो सर्विस पैरामीटर्स हैं या क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, उसमें आप मेंशन कर दें कि आपका जो हाउसकीपिंग स्टाफ होगा उसका वैक्सीनेशन कराना मैंडेटरी है और वैक्सीनेशन का खर्चा आपकी कंपनी बेयर करेगी। अगर आपने ऐसा अपने एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो हॉस्पिटल को कराना पड़ेगा। बट इस लड़ाई में कि हॉस्पिटल कराएगा या एजेंसी कराएगा, इसके चक्कर में उन स्टाफ के साथ हम गड़बड़ नहीं कर सकते, उनको हम इन्फेक्शन में स्प्रेड करने के लिए नहीं छोड़ सकते, ना खुद को ना दूसरों को। इसलिए वैक्सीनेशन कराना स्टाफ का या टेस्ट करना, ये जो भी आप चाहते हो कि आउटसोर्स एजेंसी करे तो अपने एग्रीमेंट में मेंशन कर दीजिए। अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है, आपने पहले से एग्रीमेंट कर रखा है, तो आप अगला जो एग्रीमेंट बनाएं उसमें आप ऐड ऑन कर लें। उसके हिसाब से आपकी कॉस्टिंग वो एजेंसी भी ध्यान में रखेगी, वो कॉस्टिंग करेगी, या आप खुद करें। एग्रीमेंट में ना लिखें तो आपकी खुद को करना है, पर करना जरूर है, मैंडेटरी है ये। तो स्टाफ की वैक्सीनेशन, स्टाफ के टेस्ट, अगर ज़रूरत पड़ती है, कोई इन्फेक्शन होता है तो टेस्ट करना, ये हॉस्पिटल को खर्चे करने होंगे। हॉस्पिटल नहीं करता है तो आउटसोर्स एजेंसी है, तो उसको आपको एग्रीमेंट में रिटर्न में प्रूफ होना चाहिए जिससे कि वो लायबल हो जाए उस चीज़ को करने के लिए। या आपने मेंशन कर दिया कि टेस्ट हम कर देंगे या वैक्सीनेशन हम दे देंगे, लेकिन इसका जो कॉस्ट होगा वो आउटसोर्स कंपनी को बियर करना पड़ेगा। व्हाटएवर, वो आपको एग्रीमेंट में अपने लिखना पड़ेगा, तभी आप सामने वाले को किसी चीज़ के लिए बोल सकते हैं। कंप्लाइंस नॉन कंप्लाइंस का आप ध्यान रख सकते हैं। आपने कुछ लिखा ही नहीं, सर्विस पैरामीटर ही नहीं बनाए, क्वालिटी पैरामीटर्स ही नहीं बनाए, तो उसके बाद क्या होगा? इस चीज़ पर झगड़ा होता रहेगा, ना वो कंपनी पे करना चाहेगी ना हॉस्पिटल पे करना चाहेगा, और स्टाफ को प्रॉब्लम होती रहेगी। क्लियर है? सो हाउसकीपिंग एक बहुत मेजर डिपार्टमेंट है। एक एक एरिया में जाके वो क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं, इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ज़रूर बताएं, उनको गाइड करें, उनको ट्रेनिंग दें कि कैसे आपको इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है। हाउसकीपिंग आपका बायोमेडिकल वेस्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो बायोमेडिकल वेस्ट की आपकी गाइडलाइंस सबसे पहले तो फॉलो होना चाहिए, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइंस है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का पॉलिसी होना चाहिए कि बायोमेडिकल वेस्ट हमारे हॉस्पिटल में किस तरीके से करके ट्रीट होगा, कैसे सेग्रीगेट होगा। अब इसके बारे में हमारा डिटेल्ड पॉलिसी होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। जो भी स्टाफ डील करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के साथ में, वो कौन होते हैं? क्लिनिशियंस, आपके नर्सेज,
वार्ड बॉय या लेडी, आपके हाउसकीपिंग स्टाफ, लैब स्टाफ, पैरामेडिकल्स जो होते हैं आपके, ओटी स्टाफ्स, राइट। सो आपके जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो भी बायोमेडिकल वेस्ट के साथ में डील करते हैं। सपोर्टिंग स्टाफ हो सकते हैं उसमें, सपोर्ट सर्विसेज स्टाफ, जैसे आपका CSSD का स्टाफ, जो भी स्टाफ, इवन लॉन्ड्री का स्टाफ, लॉन्ड्री स्टाफ आपका डायरेक्टली BMW नहीं करता है, लेकिन अगर उसको कोई कपड़े में ऐसा सामान मिल गया, ग्लव्स मिल गया, तो वो क्या करेगा, बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज तो करना ही पड़ेगा ना। सो इसलिए हॉस्पिटल लाइन में जो कोई भी है, चाहे वो क्लिनिकल एरियाज का पर्सन है या नहीं भी है, उसको भी आपको बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइंस पढ़ाना है। अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों जरूरी है, बायोमेडिकल वेस्ट के साथ जो डील नहीं करता है उसको भी ये पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है, सो दैट कि वो गड़बड़ ना करें। अब मान लीजिए डस्टबिन रखी है, मैंने पानी बोतल से पिया और मैंने उसको डाल दिया ब्लू कलर की डस्टबिन में या रेड कलर में या येलो में, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं क्लिनिकल नहीं भी हूँ, मैं रिसेप्शन पे काम करता हूँ, या मैं मेंटेनेंस टीम से हूँ, या मैं लॉन्ड्री डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, तब भी मेरे को डिस्पोजल में यूज़ तो नहीं करना है, लेकिन मैं गलत डिस्पोज तो ना करूँ, मिक्सअप तो ना करूँ वेस्ट का। क्लियर है? तो इसलिए सबको पढ़ाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैं एजुकेशन की। एजुकेट करना है किस डब्बे में कौन सा वेस्ट जाएगा। जैसे आपके ग्लव्स हैं, वो किस में जाते हैं, रेड में, यस। आपका मास्क है वो किस में जाएगा, येलो में। शू कवर है, आपका कैप है, किस में जाएगा, येलो में जाएगा। तो जहाँ पर भी आपका बॉडी से कोई भी पार्ट आपका, जैसे एम्पुटेटेड कोई ऑर्गन है, कोई ऑर्गन आपका कट किया, या इवन कॉटन यूज किया क्लीन करने के लिए आपके बॉडी को, तो वो येलो में जाएगा। एनाटॉमिकल वेस्ट किस में जाता है, येलो में जाता है। आपके प्लास्टिक, इन्फेक्टेड प्लास्टिक, नॉट प्लास्टिक, इन्फेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट जो है वो किस में जाता है, रेड में जाता है। आपका शार्प जो है, अगर वो मेटल शार्प है तो वो किस में जाएगा, वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर में जाएगा। और अगर आपका वही ग्लास है, ब्रोकन ग्लासेस हैं, तो वो किस में जाएंगे, आपके ब्लू कलर के कंटेनर में जाएंगे। ठीक है। बीच में अभी 2016 की जब गाइडलाइन आई थी तो उसके लिए आपके लिए वो कार्टन वगैरह, कार्डबोर्ड बॉक्स यूज करने की बात की गई थी, लेकिन अभी गाइडलाइंस अपडेट हुई हैं तो उसमें फिर से आ गया कि आपका प्लास्टिक का कंटेनर होना चाहिए। तो अभी जो ब्लू कंटेनर जो है वो भी शार्प कंटेनर की तरह आपका कंटेनर आने लग गया है, जिससे कि वो फैलता नहीं है। आपने पैक किया और उसको एज इट इज़ दे दिया। तो जैसा वाइट का पंक्चर प्रूफ कंटेनर है, वैसा ही ब्लू भी पंक्चर प्रूफ कंटेनर आने लगा है। आपको अपने हॉस्पिटल में अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो आपको वो कंटेनर ब्लू वाला मंगाना होगा और उसको फॉलो करना होगा। तो नई गाइडलाइन के हिसाब से BMW की जो लेटेस्ट 2018 में गाइडलाइंस अपडेट हुई थी, रिवाइज हुई थी, उसके हिसाब से आपको अपडेट करना है, प्री ट्रीटमेंट करना है आपको। पहले डिस्पोजल से पहले, बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले प्री ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ठीक है। जैसे हमारे ब्लड बैग हैं तो उसको हम डिस्कार्ड करने से पहले क्या करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे, ऑटोक्लेव करने के बाद ही डिस्कार्ड करेंगे। क्लियर है। सो किस डब्बे में क्या जाने वाला है ये एजुकेट तो करना ही करना है। इसके अलावा आपको डिस्प्ले भी करना होगा। कहां पर, जहां पर आपके डस्टबिन रखे हुए हैं, जो भी आपने कलर वाले डस्टबिन रखे हुए हैं, वहां पर आपको एक साइनेज डिस्प्ले करना होगा बायोमेडिकल वेस्ट का, सेग्रीगेशन का लेटेस्ट गाइडलाइन वाला, जिससे कि जब स्टाफ डिस्पोज ऑफ कर रहा हो तो वो उसको देख के डिस्पोज ऑफ कर ले, उसको याद रहे कि अरे ये तो रेड वाला है, ये इसमें जाएगा। तो वहाँ पर आप इमेज भी बना सकते हैं डिफरेंट। जैसे आपका रेड है तो आपने बना दिया प्लास्टिक का
ग्लव्स बना दिया आपने, प्लास्टिक के इन्फेक्टेड आइटम बना दिए, ठीक है, जैसे कि बॉटल हो गई आपकी, NS की बॉटल हो गई। एंड देन येलो वाला है तो वहाँ पर आपने एनाटॉमिकल वेस्ट की इमेज बना दी। ब्लू के लिए आपने शार्प की, जो आपके ग्लास के शार्प है उसकी इमेज बना दी। इमेज से थोड़ा सा, जो हाउसकीपिंग स्टाफ है जनरली वो पढ़ा लिखा नहीं होता, तो आपने इंग्लिश हिंदी में डिस्प्ले कर दिया, तो इंग्लिश वाला पढ़ लेगा उसको समझ में आ जाएगा, हिंदी वाला पढ़ लेगा उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा ही नहीं है उसको समझ में नहीं आएगा। तो बेटर, मैंने पहले भी आपको बात की थी साइनेज की, साइनेज बेस्ट साइनेज वो होते हैं जिसमें आप इमेज भी डालते हैं। पिक्टोरियल साइनेज भी होगा तो बेटर होगा समझने के लिए किसी भी टाइप के पर्सन को, चाहे वो इंग्लिश समझता है, चाहे वो हिंदी समझता है, चाहे वो इंग्लिश हिंदी कुछ भी नहीं समझता है, उसको भी इमेज से आसानी से समझ में आ सकता है। तो आपका डिस्प्ले होगा। इसके अलावा जो आपके बिन होते हैं, रेड, येलो, ब्लू, वाइट, जो बायोमेडिकल वेस्ट के बिन हैं, उन बिन के ऊपर आपका बायो हजार्ड, जो एक इस तरीके से करके साइनेज होता है ना, ऐसे फूल सा टाइप का कुछ होता है 3, वो साइनेज आपका डिस्प्ले होना चाहिए बिन के पास। कुछ हॉस्पिटल्स में तो और भी अच्छा करते हैं, डिस्प्ले करने के अलावा जो डस्टबिन होते हैं, उन डस्टबिन के ऊपर कवर होता है डेफिनेटली। ये भी ध्यान रखिए, डस्टबिन ओपन नहीं होना चाहिए, कवर डस्टबिन नहीं होना चाहिए, फुट ऑपरेटेड होना चाहिए, पैर से ओपन हो जाए वो डस्टबिन। क्लियर है? तो उस डस्टबिन के कवर पर क्या करते हैं, डिस्प्ले कर देते हैं कि इस डस्टबिन में क्या क्या जाएगा। तो जब स्टाफ उसमें कुछ डाल रहा होता है तो उसको दिख जाता है कि अच्छा इसमें तो नहीं डालना, नो नो नो, इसमें लिखा है, अच्छा इसमें डालना है। तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है, कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं काम करते हुए। तो इसलिए डिस्प्ले करना, जितना आप डिस्प्ले कर सकते हैं उतना बेटर है। आपका OT में जनरली बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट आती हैं कि कभी कभी क्लिनिशियंस को या तो पता नहीं होता बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं, उनको एजुकेट नहीं किया गया, या फिर एटीट्यूड प्रॉब्लम है, वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं समझते, जिस वजह से बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होता। तो इसलिए वहाँ पर भी डिस्प्ले करें। वहाँ पर डस्टबिन नहीं होती, कई बार OT में देखा गया है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की डस्टबिन ही नहीं है। जब डस्टबिन नहीं होंगी तो क्या होगा, वेस्ट मिक्स होगा, मिक्स होगा तो हमारे इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल की गाइडलाइन ही फॉलो नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपको OT में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के जो भी बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइन के हिसाब से जो डस्टबिन है वो आपको वहाँ पर भी प्लेस करनी पड़ेंगी, और वहाँ पर भी एजुकेट करना पड़ेगा, पोस्टर डिस्प्ले करना होगा, बार बार इस चीज़ को मॉनिटर भी करना होगा कि हमारा जो क्लिनिशियंस हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, वो इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट के सेग्रीगेशन के लिए, राइट। तो इस पर बहुत डिटेल्ड पॉलिसी आपकी बनानी होगी आपको। स्टाफ जब भी आपके हॉस्पिटल में एंटर करे, यानी कि नया स्टाफ ने रिक्रूट किया, तो जब आप इंडक्शन करते हैं, इंडक्शन के टाइम पर ही उसको बायोमेडिकल वेस्ट की गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा दें, या ICN की इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की एक ट्रेनिंग उसमें ऐड ऑन कर दें अपने इंडक्शन प्रोग्राम में, सो दैट कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें आप उनको बता सकें, स्टाफ को एजुकेट कर सकें। क्लियर है? सो बायोमेडिकल वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके अलावा इसमें जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट को, तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए जनरली क्या होता है, हॉस्पिटल एक ट्रॉली रखते हैं जिसमें बिन्स रख के उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये मैंने क्यों बात करी आपसे, क्योंकि बहुत सारे जगह मैंने देखा हुआ है कि उन्होंने पीला वाला बैग ऐसे उठाया और ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं, या अपने पीछे ऐसे टांग के लेके जा रहे हैं, जो कि गलत प्रैक्टिस है। आपको बायोमेडिकल वेस्ट को ऐसे पन्नी से उठा के ऐसे लेके नहीं जाना है, फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्शन को ज़्यादा फैला सकता है, कहीं पर गिर गया, कुछ हो गया तो सेफ भी नहीं है। इसलिए ट्रॉली यूज करिए, उसमें हैंडल होता है, डिफरेंट डिफरेंट उसमें स्पेस होते हैं, तो उसमें आपके येलो, रेड, आपके ब्लू, वाइट शार्प कंटेनर, वो सब आपको उसमें प्लेस करके फिर आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है। कहाँ पर? अब या तो आपकी जो BMW फैसिलिटी है वो इन हाउस होगी, वो जनरली बड़े बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल, वहाँ पर हो सकती है,
जनरली मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटी आउटसोर्स्ड होती है, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस ही बड़ी मुश्किल से मिलता है। कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी बोलते हैं जिसको हम, तो उसको कॉमन इसलिए बोलते हैं कि डिफरेंट हॉस्पिटल से वो वेस्ट कलेक्ट करके लाते हैं और वहाँ पर उसको डिस्पोज ऑफ, जो वेस्ट किया हुआ है हॉस्पिटल ने, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसकी जो 10 कैटेगरीज है बायोमेडिकल वेस्ट की, जो उन कैटेगरी के हिसाब से कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, उसको करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे इंसिनरेशन करना है या श्रेडिंग करना है, तो जनरली जो प्लास्टिक के आइटम होते हैं उनकी श्रेडिंग होती है, आपकी नीडल्स वगैरह हो गई उनकी इंसिनरेशन होता है। सो वो गाइडलाइंस को फॉलो करना है उनको। सो चाहे आपका इन हाउस है तब भी आपका ट्रांसपोर्टेशन, चाहे आउटसोर्स्ड भी है। आउटसोर्स जब होगा तो हम क्या करते हैं, हम एक BMW का सेंट्रल एरिया बनाते हैं। सो इसकी भी एक रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि आपने बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो जब गाड़ी आई तभी वहाँ से, यहाँ से, OT से, ICU से, सब जगह से इकट्ठा करके और उसको देने जा रहे हैं, या फिर सारा इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा कर दिया कॉर्नर में कहीं पर भी। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। इसके लिए आपका एक प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट का रूम होना चाहिए, जिसमें डिफरेंट आपके या तो बड़े बड़े डस्टबिन हो जिसमें आपने बाकी जगह से वेस्ट लाके उस डस्टबिन में डाल दिया, या फिर आपके डिफरेंट सेपरेट रूम बने हो जिसमें रेड का है तो आपने रेड का सारा वेस्ट लाके ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पर रख दिया, येलो वाला येलो में रख दिया। और ये एरिया जो आपने सेंट्रल BMW एरिया बनाया वो लॉक्ड भी होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, लॉक्ड होना चाहिए, और इसमें थोड़ा सा वेंटिलेशन भी होना चाहिए, नहीं तो बहुत बदबू आने लगती है। इसकी टाइमली क्लीनिंग भी होते रहना चाहिए बीच बीच में। और इस एरिया में, बायोमेडिकल वेस्ट एरिया में, आपका ऑथराइज्ड पर्सन ही जाए, कोई भी नहीं उसमें जाके, तो इसलिए लॉक्ड होना चाहिए। ठीक है, जो आपका BMW एरिया है वो लॉक्ड होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, वेंटिलेटेड भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ओपन में नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई भी पक्षी आके या कोई बंदर आके, कोई भी जानवर आके उसको इन्फेक्शन स्प्रेड कर सके, खुद इन्फेक्टेड हो जाए और दूसरी जगह इन्फेक्शन फैला सके, तो उनको भी बचाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी मैं आपको बताऊं, ये जो सेंट्रल एरिया BMW का है वहाँ पर पास में आपको हैंड वॉशिंग एरिया भी देना होगा। हैंड वॉशिंग एरिया इसलिए ज़रूरी है कि जो स्टाफ डील करेगा बायोमेडिकल वेस्ट के साथ, जो गाड़ी आएगी उसको वेस्ट देगा या वहाँ पर जो वेस्ट लाएगा, वो वेस्ट को रखने के बाद अपने हैंड वॉश कर सके। तो हैंड वॉशिंग फैसिलिटी विथ हैंड हाइजीन साइनेज, कैसे हाथ धोने हैं वो साइनेज भी आपको वहाँ पर डिस्प्ले करना होगा। राइट। सो बायोमेडिकल वेस्ट के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन ट्रॉली यूज करना है। अगर आप लिफ्ट यूज करते हैं, बहुत सारी गाइडलाइन, अगर मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा तो लिफ्ट यूज करते हैं, अगर आपकी डिफरेंट लिफ्ट है, सर्विस लिफ्ट है और आपकी पेशेंट की लिफ्ट अलग है, तो आप उस लिफ्ट का यूज कर सकते हैं, उसकी टाइमिंग्स कुछ डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही लिफ्ट है, उसी से आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको उसकी क्लीनिंग कब करनी है, किस टाइम पर ट्रांसपोर्ट करना है, उसका टाइम भी डिफाइन करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी में कि इतने बजे से इतने बजे तक ही वेस्ट आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि पेशेंट भी उसमें जाते हैं। आप सेम टाइम पर पेशेंट को लेके जा रहे हैं, उसी टाइम पे आपने बायोमेडिकल वेस्ट की डस्टबिन उसमें घुसा दी लिफ्ट में, तो क्रॉस कंटेमिनेशन हो गया ना, इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पॉलिसी डेवलप करना है, प्रोटोकॉल्स डेवलप करना है। ठीक है, डस्टबिन्स की क्लीनिंग करना। सो बायोमेडिकल वेस्ट को प्रॉपर हैंडल करना, हाउसकीपिंग की और बाकी स्टाफ्स की, क्लिनिशियंस, डॉक्टर, नर्सेज की ट्रेनिंग करना, उसको मॉनिटर करना। तो ICN आपके चेक भी करेगी या करेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर सेग्रीगेशन हो रहा है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्लियर है। इसके अलावा
आपका लिनन एंड लॉन्ड्री, ये भी आपका या तो इन हाउस होगा या फिर आउटसोर्स्ड होगा। अच्छा, BMW में जो मैं बात कर रहा था, अगर आपका आउटसोर्स्ड है तो उसमें यह भी ध्यान रखना है आपको कि आपको एक बार विजिट करके भी आना है बायोमेडिकल वेस्ट एजेंसी, जहां पर भी आप कॉमन ट्रीटमेंट जो प्लांट जहां पर उन्होंने लगाया हुआ है वहां पर आपको एक बार विजिट करके भी आना है। एक बार मतलब साल में कम से कम एक बार, 2 बार भी जा सकते हो, लेकिन एक बार तो जाना ही जाना है। और जो आपने पैरामीटर्स बनाए थे MOU में क्वालिटी चेक के, वो चेक करके आना है कि क्या वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट करते हैं, क्या वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करते हैं। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से गाड़ी गई आपकी लेकिन वो वहाँ पहुँची नहीं, बीच में ही उन्होंने उसको वेस्ट को कहीं सेल कर दिया, बेच दिया। तो इसलिए आपको वहाँ पर जाके विजिट करके आना है, वहाँ पर देखना है कि वो क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, और अगर उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ डेफिशिएंसीज हैं, तो आपको उनको बताना होगा कि आप ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपको करना होगा, अदरवाइज वी विल कंप्लेंट, राइट। तो आउटसोर्स एजेंसी को भी आपको विजिट करना है, क्वालिटी ऑडिट करना है, उसको देखना है कि वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सो नाउ लॉन्ड्री में इन हाउस और आउटसोर्स्ड ये दोनों ही हो सकती हैं। आपकी खुद की लॉन्ड्री है तब आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्रिस क्रॉस ट्रैफिक नहीं होना चाहिए यहाँ पर भी, यानी कि जो आपका डर्टी लिनन है उसका आने का एक अलग एरिया होना चाहिए, और जो क्लीन लिनन है वो उसी एरिया से नहीं जाना चाहिए, उसका सेपरेट एरिया होना चाहिए, स्टोरेज भी सेपरेट होना चाहिए। इसीलिए हॉस्पिटल में DU और CU बनाते हैं, डर्टी यूटिलिटी जहाँ पर आपके गंदे सामान को रखते हैं आप, और क्लीन यूटिलिटी जहाँ पर आप अपना क्लीन लिनन रखते हैं। क्लियर है? सो DU CU का मेनली ये पर्पज होता है कि आपको गंदे सामान को अलग करना है, साफ सामान को अलग रखना है, मिक्स नहीं करना है। अगर आप मिक्स करेंगे तो अगेन किस क्रॉस हो जाएगा और इन्फेक्शन प्रिवेंट नहीं होगा। सो इन हाउस है तब आपको ध्यान रखना है, अगर आउटसोर्स्ड है तो क्या ध्यान रखना है आप समझिए। अगर आउटसोर्स्ड है तो आपको सबसे पहले तो जहाँ पर भी आप अपना लिनन इकट्ठा करते हैं, लॉन्ड्री जो आउटसोर्स पर्सन है उसको लाने के लिए, आपके सोर्स से लेके जहां पर भी है वहां से लेके और वहां तक कैसे वो ट्रांसपोर्ट होगा उसका आपका प्रोटोकॉल होना चाहिए। सो अगेन मैं यहां पर बात करूंगा, उसके लिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन ट्रॉली हो सकती है या आपके बिन हो सकते हैं जिसमें विथ व्हील्स। अब वो लिनन जो है वो कैटेगरी होगी उसकी, या तो वो सॉइल्ड होगा या वो अनसॉइल्ड होगा। सॉइल्ड अनसॉइल्ड समझते हैं? सॉइल्ड मतलब इन्फेक्टेड लिनन जिसपे ब्लड लगा हुआ है या फिर उस पर किसी ने वोमिट कर दिया है, कोई पस उस पर लगा हुआ है, तो इस टाइप का को हम सॉइल्ड लिनन कहते हैं। और जिसपे हमें कोई विजिबली इस टाइप का नहीं दिख रहा है कोई ब्लड, तो उसको हम अनसॉइल्ड लिनन बोलते हैं। जैसे एक पेशेंट बेडशीट जो हो गई आपकी, अब बेडशीट पे ब्लड लगा हुआ है तो वो सॉइल्ड हो गई, बेडशीट पे ब्लड नहीं लगा हुआ है, वोमिट नहीं है, तो वो अनसॉइल्ड हो गई। तो आपका लिनन का सबसे पहले तो एक फ्रीक्वेंसी होना चाहिए कि आप लिनन कब चेंज करते हैं, इसका भी पॉलिसी बनाइए कि आपकी बेडशीट कितनी फ्रीक्वेंसी में चेंज होती है। वो एरिया वाइज हो सकती है, हाई रिस्क एरिया वाइज हो सकती है, या फिर आपके सोर्स इन्फेक्शन सोर्स के हिसाब से हो सकती है। जैसे किसी ने वोमिट कर दिया तो डेफिनेटली आप उस टाइम तो चेंज करोगे ही करोगे, जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने कहा कि हमारी फ्रीक्वेंसी हम 2 बार चेंज करते हैं या डेली चेंज करते हैं लिनन, तो अब किसी ने वोमिट कर दिया कल ही चेंज होगी, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर कुछ इन्फेक्शन का सोर्स नज़र आ रहा है तो आपको उस टाइम पर भी चेंज करना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से तो करना ही करना है। तो आपकी लिनन चेंजिंग फ्रीक्वेंसी भी आपकी पॉलिसी में डेवलप होगी। सॉइल्ड और अनसॉइल्ड लिनन को आपको सेपरेट ट्रांसपोर्ट करना होगा, लेके जाना होगा। तो इसलिए आपके जो बिन हैं या आपने जो भी बनाया हुआ है उसको ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रॉली, वो ट्रॉली में आपको डिस्प्ले करना होगा सॉइल्ड लिनन, संक्रमित कपड़े, अनसॉइल्ड लिनन, असंक्रमित कपड़े। क्लियर है? उसमें ही सेग्रीगेट करके आपको उस प्लेस तक लेके जाना होगा। और
आपका खुद का इन हाउस है तो आपको वहाँ तक भी इसी तरीके से लेके आना होगा। आउटसोर्स्ड है तो देने से पहले लॉन्ड्री पर्सन को आपको उसको डिसइंफेक्ट करके देना होगा, क्योंकि यू नेवर नो कि वहाँ पर जो लॉन्ड्री पर्सन है वो प्रोटोकॉल फॉलो करता है नहीं करता है। अब वो आपने डिसइंफेक्ट तो करके दे दिया, अगर आपने नहीं दिया तो हो सकता है वो जाके वहाँ पर मिक्स कर दे, और मिक्स करेगा तो क्या होगा, इन्फेक्टेड और नॉन इन्फेक्टेड लिनन मिक्स हो जाएंगे, तो अगेन इन्फेक्शन प्रिवेंशन का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं होगा और इन्फेक्शन बढ़ सकता है, सारा चीज़ इन्फेक्टेड हो सकती है। इसीलिए जब आपकी लॉन्ड्री आउटसोर्स्ड है, चाहे आपकी इन हाउस है तो ऑडिट करना है इन हाउस की, आउटसोर्स्ड है तो आपको अगेन कम से कम साल में एक बार जाके उसको विजिट करके आना है कि वो किस तरीके से करके लिनन को वॉश करता है, ट्रीट करता है। अगर आप प्री ट्रीटमेंट नहीं भी करना चाहते हैं, यानी कि आप डिसइंफेक्ट नहीं भी करना चाहते हैं, तो आपको अपने आउटसोर्स्ड लॉन्ड्री पर्सन को इंस्ट्रक्शंस देने होंगे कि उनको कैसे डिसइंफेक्ट करना है, कैसे सॉइल्ड और अनसॉइल्ड लिनन को क्लीन करना है। जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म है स्टाफ की, तो स्टाफ की यूनिफॉर्म जब आप क्लीन करेंगे तो वो आप सेपरेट क्लीन करोगे। पेशेंट्स के अगर आप क्लॉथ्स क्लीन करोगे तो सेपरेट करोगे। किसी पे ब्लड लगा हुआ है, वोमिट किया हुआ है, तो उसको आप सेपरेट करेंगे। उसका साइकिल कितना होगा, कितने टाइम के लिए करेंगे, कौन सा केमिकल यूज करेंगे आप, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी लिनन एंड लॉन्ड्री की पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनेगा। इतना क्लियर है? और क्या आता है सपोर्ट सर्विसेज में? खाना आता है, किचन, सो किचन यानी कि फूड हैंडलिंग, अगेन चाहे ये इन हाउस है चाहे ये आउटसोर्स्ड है। आपकी किचन इन हाउस हो सकती है, आउटसोर्स्ड विद इन प्रीमाइसेस भी हो सकती है, और आउटसाइड प्रीमाइसेस भी हो सकती है। जब आउटसाइड प्रीमाइसेस होगी तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि कैसे वो खाना वहाँ से यहाँ तक सेफ लेके आएंगे, टाइमली लेके आएंगे। तो टाइम भी एक मेजर पैरामीटर बन जाएगा, क्योंकि बाहर कहीं से आना है, प्रीमाइसेस में नहीं है, कैसे डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे। क्वालिटी कैसे आप चेक करोगे, क्योंकि आपके प्रीमाइसेस में नहीं है, तो जो आपकी डाइटिशियन है वो तो रेगुलर चेक नहीं कर सकते, तो उनका कुछ फ्रीक्वेंसी फिक्स करना पड़ेगा कि वो बाहर जाके आपके किचन जो आउटसोर्स आपने की हुई है उसको चेक करके आए। क्वालिटी मैनेजर भी बीच बीच में जाके चेक कर सकते हैं। तो अगेन आपका आउटसोर्स किचन होगी तो सर्विस या क्वालिटी पैरामीटर्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, अपने एमओयू में मेंशन करना होगा। और अगर आपकी आउटसोर्स नहीं है, इन हाउस है, तो आपकी चेकलिस्ट पॉइंट्स होंगे कि किचन किस तरीके की आपकी होनी चाहिए। तो किचन किस तरीके की होनी चाहिए वो आप समझ लीजिए। यहां पर हम बार बार बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में आप समझ लीजिए कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां पर भी क्रिस क्रॉस ऑफ ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। यानी कि किचन में भी आपका सेपरेट एरिया होना चाहिए जहां पर आप फूड स्टोर करेंगे, या रेफ्रिजरेटर हो जहां पर आप फूड को रखेंगे, प्रिजर्व करेंगे। आपका कुकिंग एरिया जहां पर फूड प्रिपेयर करते हैं वो सेपरेट होना चाहिए। सो फूड प्रिपरेशन एरिया, जिसमें हॉस्पिटल्स को डिफरेंट एरिया भी डिफाइन करने होते हैं, जैसे कुकिंग एरिया, पैकिंग एरिया, कहाँ पर आप फूड पैक करेंगे, स्टोरेज एरिया, कहाँ पर आप फूड स्टोर करेंगे। ठीक है, कुछ जगह चॉपिंग एरिया भी चॉपिंग करते हैं, तो पैकिंग, कुकिंग, स्टोरेज, ये आपको एरिया डिफरेंट एरिया अपने किचन में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, देन आप स्टोर करते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो क्या उसका टेम्परेचर एप्रोप्रिएट है?
तो फ्रिज का टेम्परेचर मॉनिटर भी होना चाहिए आपके पास। अब जब मॉनिटर है तो मॉनिटरिंग भी करना है, रेगुलर चेक करना है कि फ्रिज का टेम्परेचर अप्रोप्रिएट है या नहीं है। इसलिए आपको चेकलिस्ट भी फिल करना होगा। डिफरेंट टाइम पर आप फ्रिक्वेंसी बना सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट का। दिन में 2 बार चेक करेंगे। जो भी आपकी पॉलिसी आपने बनाई है उसके हिसाब से आप टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। वहाँ पर मॉनिटर होगा, टेम्परेचर मॉनिटर को चेक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि आपके फ्रिज का टेम्परेचर अप्रोप्रिएट है या नहीं है। क्लियर? और जो भी आप फूड आइटम स्टोर करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है ऑफ द फ्लोर कुछ भी नहीं। कोई भी आइटम ऑफ द फ्लोर मतलब फ्लोर पे नहीं रखेंगे, ऑफ द फ्लोर रखेंगे, मतलब फ्लोर से ऊपर। जो भी आपके फूड आइटम्स हैं वो आप ज़मीन पे नहीं रखेंगे। क्लियर? समझ लीजिए आप। इसलिए आपके रैक्स होंगे, आप रैक्स, ठीक है, आपके लोहे के या स्टील के आपके रैक हो सकते हैं, उस रैक्स पर ही आपको सामान रखना है। फ्रिज के आइटम्स फ्रिज में ही रखना है। क्लियर है? तो स्टोरेज एरिया में आपको इस टाइप से भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप स्टोर कर रहे हो उसमें डेट ऑफ फिलिंग, जैसे आपके डिफरेंट आपने डब्बे बनाए हुए हैं। अब वो डब्बे में आपने दाल रखी हुई है या चावल रखी हुए हैं, किस दिन वो चावल आपने उस डब्बे में रखे थे, वो डेट आपको मेंशन करना होगा। और उसका वैलिडिटी भी मेंशन करना होगा कि कितने दिन के लिए ही रखना है, सो दैट कि जो भी स्टाफ उसको ले रहा है उसको पता लग जाए कि अच्छा इसको तो इतने दिन हो गए। सो वो आप 1 मंथ का रख सकती है जनरली, या कुछ हॉस्पिटल्स में 15 दिन का भी फॉलो करते हैं। ये मैं आपको एक एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए। तो उसका भी स्टोरेज का आपका टाइम फ्रेम क्या होगा वो भी आपकी पॉलिसी में डेवलप होगा। अब जो खाना बना रहा है, कुक कर रहा है स्टाफ, उस स्टाफ की स्क्रीनिंग भी होगी, उसके टेस्ट भी होंगे। क्लियर है? यानी कि स्टाफ जो काम कर रहा है किचन में, जो कुक करता है, उसका आपको टेस्ट भी कराना पड़ेगा, स्टूल टेस्ट, टाइफॉइड का टेस्ट, इवन जो आटा गूंथता है उसका आपका हैंड का स्वैब का कल्चर भी आपको कराना होगा। और कोई भी किचन स्टाफ अगर छुट्टी पर जाता है, अगर वो छुट्टी से लौट के आता है, मान लीजिए वो लंबी छुट्टी चला गया, लौट के आया, 15 दिन की छुट्टी चला गया, लौट के आ गया, उस केस में अब ऐसा नहीं कि स्टाफ संडे को छुट्टी मनाता है, उसकी एक जनरल छुट्टी मिलती है और आप आते ही आप उसका टेस्ट करोगे। अगर वो लंबी छुट्टी गया है, मोर देन 15 डेज, तो जब लौट के आ रहा है तो उस केस में आपको उसका पहले टेस्ट करना है। उसको कहीं सर्दी जुकाम है तो नहीं हो रहा, तो आपको चेक तो करना ही करना है। अगर कोई स्टाफ को सर्दी जुकाम कोल्ड है तो उसको कुकिंग करने के लिए अलाउ नहीं करना है, क्योंकि वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। इसके अलावा स्टाफ को पीपीई पहन के काम करना है। अब इनकी पीपीई क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि जो ग्लव्स, मास्क वगैरह हैं वो सब पहन के इनको काम करने की क्या ज़रूरत है। अगर स्टाफ इन्फेक्टेड है, अगर वो सर्व भी कर रहा है खाना, तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। तो इसलिए या तो उसको अवॉइड करें कि ऐसा स्टाफ किचन में काम ही ना करे, और अगर काम कर रहा है तो आपको पीपीई उसको पहनना पड़ेगा। इसके अलावा किचन स्टाफ को जब जो कुकिंग करता है, फूड बनाता है, उसको कैप पहन के काम करना है जिससे कि बाल वगैरह न गिर जाए। ठीक है? तो जो भी अटायर कोड आपने किचन का बनाया हुआ है वो अटायर कोड फॉलो करना है। फूड प्रिपरेशन तो कर दिया आपने, अब उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है पेशेंट को। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको अगर हॉट फूड है तो हॉट ही पेशेंट को जाए, कोल्ड है, ठंडा है तो ठंडा ही जाए। इसके लिए आप फूड ट्रॉली यूज कर सकते हैं। तो ट्रॉली भी आपके पास हो तो बेटर है किचन में, क्योंकि आपको फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए आपको जैसा फूड चाहिए पेशेंट को उसी तरीके से आप देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। देन पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आइडेंटिफायर यूज करना है। तो कुछ हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, फूड के ऊपर UHID
एंड पेशेंट का नाम, इसका स्टिकर पेस्ट कर देते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो कौन सा फूड किसका है। कई बार स्टाफ गलती कर देता है, जिसको लो प्रोटीन डाइट देना था या लो साल्ट डाइट देना था उसको हाई वाला दे के आ गए या नॉर्मल खाना दे के आ गए, या फिर जिसको देना ही नहीं था उसको खाना दे के आ गए। पेशेंट को एनपीओ रहना था, उसकी सर्जरी प्लान थी, उसको खाना दे के आ गया। कई बार स्टाफ के अरे इस पेशेंट को खाना नहीं दिया किसी ने, लाओ मैं दे आता हूँ। ऐसी कई बार मिस्टेक हो जाती हैं। इसलिए जब आप पेशेंट स्पेसिफिक अगर स्टिकर्स लगा देंगे, स्टाफ को गाइड करेंगे, उसको एक लिस्ट देंगे कि ये पेशेंट्स को खाना देना है, उसमें ये भी लिख देंगे इस पेशेंट को खाना नहीं देना है, तो मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का, खाने को डिस्ट्रीब्यूट करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले टेस्टिंग। अब खाने की टेस्टिंग कौन करेगा? उसकी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए, स्वाद टेस्ट करने के लिए डाइटिशियन का ये रोल होता है कि वो खाने को टेस्ट करें डेली डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ये भी मैक्सिमम लोगों को आइडिया नहीं होता है। फूड का कल्चर। इन्फेक्शन में जितने भी आपके पॉइंट्स हैं मैं मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करता हूं, तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझें। फूड का कल्चर, तो आपको जो आपने फूड प्रिपेयर किया है उसको आपको कम से कम 24 आवर्स प्रिजर्व करके रखना चाहिए, जिससे कि अगर किसी पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम होती है खाने से, तब आप जो आपने फूड प्रिजर्व करके रखा हुआ है इसको आप कल्चर करवाएंगे, उससे कंफर्म हो जाएगा कि फूड की वजह से तो फूड पॉइजनिंग या प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अपने आप को ये इंश्योर करने के लिए कि हमारा फूड हाइजीनिक है, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करके ही फूड हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे सर्व करना है तो हम क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं ना, पॉलीथीन वाले ग्लव्स जो किचन स्टाफ पहनते हैं, सर पे कैप लगाते हैं कुकिंग करते हैं, तो वो प्रोटोकॉल्स हो गए। तो वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करके ही हम खाना बनाते हैं। अगर स्टाफ बीमार है, उसके टेस्ट किए, तो उससे कुकिंग नहीं करवाते हैं। स्टाफ को कोल्ड है, जुकाम हो रखा है, उस केस में भी हम उससे कुकिंग नहीं करवाते हैं क्योंकि इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। वाटर की टेस्टिंग भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप सारे प्रोटोकॉल फॉलो करते हो लेकिन किचन में जो पानी आता है वो ही इन्फेक्टेड है, वो ही दूषित है, तो भी आप इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हो खाने के थ्रू। इसलिए बोलते हैं ना कि वाटर टेस्टिंग करने के लिए आपको डिफरेंट जगह से पानी लेना चाहिए। तो आप डिफरेंट वाटर कूलर से पानी लीजिए, अपना एक शेड्यूल बनाइए कि हम इस महीने इस एरिया से वाटर टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, इस महीने इस एरिया से भेजेंगे, इस महीने ये वाले एरिया से भेजेंगे। तो उसमें किचन को भी इंक्लूड करें कि जो किचन के टैप में जो वाटर आ रहा है उसकी भी टेस्टिंग करें, कहीं उसमें तो इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि आप सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद भी इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हो अगर वाटर ही आपका इन्फेक्टेड है। तो वाटर का टेस्टिंग करना है, फूड का कल्चर कराना है। इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट तो आपको फूड का कल्चर कराना होगा उस केस में। क्लियर है? हैंड स्वैब कल्चर कराना होगा स्टाफ का, जो आपका कुकिंग करता है उसका भी टेस्टिंग कराना होगा। स्टूल टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट करवाना होगा स्टाफ का। एंड वैक्सीन, स्टाफ को आपको वैक्सीन भी लगाना पड़ेगा, टाइफाइड की वैक्सीन, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फूड के लिए। राइट? किचन में और क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं? किचन में आपका एक हैंड वॉशिंग एरिया भी होना चाहिए। वाई? क्यों जरूरी है कि जब स्टाफ कुकिंग एरिया में जाए तो अपना हैंड वॉश करके जाए, ठीक है।
इसके अलावा आपका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का भी साइनेज होना चाहिए। किस एरिया में जाने से? कुकिंग एरिया में, मतलब कुकिंग एरिया में किसी भी एक्सटर्नल मेंबर को अलाउ नहीं होना चाहिए अंदर जाने के लिए। और अगर आप किसी केस में अंदर जाना भी पड़ रहा है किसी को, तो फिर आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि शूज उतार के ही अंदर एंटर कर सकते हो, तो जो भी जाए वो शूज उतार के ही अंदर जाए। हैंड वॉशिंग करके ही अंदर जाना है तो हैंड वॉशिंग करके ही अंदर जाए। तो वो प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो कराने होंगे। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री करानी पड़ेगी वहाँ पर, जिससे कि हर कोई ना वहाँ पर एंटर करे, क्योंकि वो एरिया में फूड कुक हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है अगर कोई भी ऐसे ही जाएगा तो, क्योंकि धूल मिट्टी कंकड़ ये सब जगह होते हैं। अब धूल मिट्टी कंकड़ से मुझे याद आ रहा है कि एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब हाउसकीपिंग आपका क्लीनिंग करे तो जो ओटी हो गया, आईसीयू हो गया, ऐसे जो हाई रिस्क एरियाज हैं या आपके क्लिनिकल एरिया, लैब हो गई, इसमें ड्राई डस्टिंग के लिए प्रोटोकॉल्स सिंपल ये है कि आपको झाड़ू या सॉर्टिंग डर्ट का, डस्टिंग का, धूल का नहीं करना है आपको इन एरिया में। तो आपको इस एरिया में डायरेक्ट वाइपिंग करना है, क्योंकि आप ड्राई डस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, डस्ट जो है वो उड़ के कहीं पर भी ऊपर चली जाएगी। आपकी सफाई इन एरिया में करने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए यहाँ पर रिकमेंडेड है कि आप पोछा लगाएं, और पोछा भी कैसे लगाएं, जो आपने केमिकल, जो भी आपने पॉलिसी अपनी बना रखी है उस केमिकल को यूज करके उस एरिया में डीप क्लीनिंग करना है आपको, एक एक एरिया को। जैसे आपका ऊटी है तो ऊटी लाइट, जो टेबल है आपकी इंस्ट्रूमेंट की टेबल, मॉनिटर है वहाँ पर तो मॉनिटर को, डिफिब्रिलेटर को, हर एक एरिया को अच्छे से क्लीन करना है। उसको हम डीप क्लीनिंग बोलते हैं, ठीक है। ओटी की टेबल जो है उसको क्लीन करना है। डीप क्लीनिंग करने के बाद फिर आपको उसका कल्चर टेस्ट भी कराना है कि कहीं वहाँ पर कोई इन्फेक्शन का सोर्स तो नहीं रह गया। तो आपका ओटी का वॉल, आपका ओटी का फ्लोर, टेबल, मशीन, एनेस्थीसिया मशीन, उन सारे एरियाज़ को क्लीन करने के बाद आपको कल्चर कराने से ही कंफर्म हो जाएगा कि वो ठीक से क्लीन हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है? तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए आपको ये सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखना है सपोर्ट सर्विसेज के लिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू।